हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीटोलॉजी। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज लिविंग? लिविंग में क्या है? अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे ट्रीज है, एनिमल्स हैं, और भी हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रो करता हुआ, रिप्रोड्यूस करता हुआ देखते हैं। तो लिविंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ये सब फीचर्स लिविंग को डिफाइन करते हैं। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है एंड माउंट अ सुइटेबल रेस्पॉन्स। ये सारे फीचर्स हैं, ये सब यूनिक फीचर्स हैं लिविंग के। अब लिविंग क्या होता है? लिविंग के फीचर्स हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दो फीचर्स होते हैं, एक नॉन डिफाइन है और एक डिफाइन फीचर्स हैं। यानी कि एक फीचर ऐसा है जो लिविंग को डिफाइन करता है और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग को डिफाइन नहीं करते हैं। तो जो नॉन डिफाइन फीचर हैं वो क्या है, जिससे लिविंग में होते भी हैं ये और नॉन लिविंग में भी होते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं मान सकते कि ये लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं। जिसकी हम देखते हैं किसी कोई भी चीज़ है, जैसे कोई एनिमल है, हम देख रहे हैं कि एनिमल ग्रोथ करता जा रहा है। मान लो छोटा सा अमीबा है, अगर ये ग्रोथ करता जा रहा है तो हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि ये लिविंग है या फिर लिविंग नहीं है। ऐसा एक माउंटेन है, यानी कि ये एक पहाड़ है, हम इसको भी ग्रो करते हुआ देखते हैं। हम बचपन में देखते हैं एक छोटा सा पहाड़ था, कब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, हम ये कहेंगे कि पहाड़ लिविंग है। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन इसी वजह से ये ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो जाती है और लिविंग में भी हो जाती है। इस तरीके से ग्रोथ हमारा नॉन डिफाइंड फीचर है, ये डिफाइंड फीचर नहीं है। अब ग्रोथ क्या होता है हम पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज इन मास, किसी के मास में इंक्रीज होना या किसी के नंबर में इंक्रीज होना। तो ये ग्रोथ का फीचर्स है, यानी कि कोई भी चीज़ बड़ी हो रही है और उसका नंबर बढ़ रहा है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है? ट्विन करेक्टर है। ट्विन करेक्टर मीन्स ये यही होता है, उसके नंबर में इंक्रीज होना और उसके मास में इंक्रीज होना। आगे क्या है? इन प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ ऐसी होती है, मतलब हमेशा होती जाती है ग्रोथ। और एनिमल की ऐसी ग्रोथ होती है कि एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती है। एक एनिमल है या फिर ह्यूमन बीइंग है, ये एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रो कर पाते हैं और ऑल द लाइफ अपनी पूरी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन प्लांट है, प्लांट ये अपनी पूरी लाइफ टाइम तक ग्रो कर सकते हैं। आगे क्या है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे होती है? डिवीजन के थ्रू, यानी कि वो डिवाइड होते जाएंगे और उनमें ग्रोथ होती जाएगी। जिसके अमीबा है एक, अब ये क्या है? अमीबा में क्या है? अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अमीबा क्या होता है? एक ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्यूडोपोडिया कई सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देगा, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देगा, फिर ये अपने पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। यानी कि इसका जब मास बढ़ गया, जब इसके अंदर मेच्योरिटी आ गई, तो फिर इसने आगे क्या किया? अपने आप को नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया। तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन से क्या होता है? डिवीजन से इसमें ग्रोथ होती है। तो ये डिवाइड करते जाते हैं, इसमें ग्रोथ होती जाती है। आगे क्या है? अब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये क्या है? अगर साइमल्टेनियसली, यानी कि उसमें सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ साथ साथ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा है हमारा, हम अमीबा का एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। एक अमीबा क्या हो, ये इस तरीके से ये अमीबा है। मान लीजिए ये अपनी एक ऐसी मेच्योरिटी वाली स्टेट में पहुंच गया है। ये एक अमीबा है, यानी कि इसके पास स्यूडोपोडिया भी होते हैं। जब ये मेच्योर हो जाएगा अमीबा, तो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देगा। जब ये विड्रॉ करेगा तो ये अब रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। अब इसमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ये क्या होगा? अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेगा। तो ये अमीबा की क्या है? 2 डॉटर सेल हैं। यह अमीबा की 2 डॉटर सेल है। अब इसमें क्या होगा? तो हमने क्या देखा? ये एक अमीबा था, जब ये मैच्योर हो गया तो इसने क्या किया? अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि यहाँ से 1 से नंबर 2 हो गया। तो फिर इसमें ग्रोथ और इसका नंबर, यानी कि सेल डिवीजन, इसकी सेल डिवाइड हुई और नंबर बढ़ा। तो यानी कि ये तीनों चीज़ें, यानी कि सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें सेल डिवीजन होना और नंबर बढ़ना, दोनों चीज़ें साथ साथ हुई। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये तीनों चीज़ें एक साथ में ही होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन।
क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग को डिफाइन कर सकता है, कि वही वही सारे फीचर्स हैं जो एक लिविंग को डिफाइन करेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन है, हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, लेकिन ये फीचर डिफाइन नहीं करता लिविंग को। इस वजह से नहीं करता, जिसकी एक हनी भी है, हनी भी है। जब ये रिप्रोडक्शन करती है तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें म्यूल बनते हैं, वर्कर्स बनते हैं, यानी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें क्यून बनती है, लेकिन उसके बाद में जो इसके और एग्स होते हैं या फिर और स्पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के वर्कर्स बन जाते हैं। सॉरी, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये वर्कर बन गए, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से, और इसके बाद में जैसे हम बात करें म्यूल की, एक म्यूल क्या होता है, कच्छर को हम म्यूल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो लिविंग है, यानी कि वो एक एनिमल है म्यूल। जैसे वो हॉर्स जैसा दिखाई देता है और कुछ डंकी जैसा दिखाई देता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये म्यूल बनता है। अब म्यूल क्या होगा, म्यूल एक ऐसा एनिमल है जो अपनी लाइफ में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो फिर रिप्रोडक्शन भी एक फीचर है ऐसा जो लिविंग को डिफाइन नहीं कर पा रहा। तो फिर ये नॉन डिफाइन फीचर है, ये लिविंग में होता है नो डाउट, लेकिन ये डिफाइन नहीं करता कि किसी चीज़ में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग है, और जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं है। अब रिप्रोडक्शन भी टू टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिपेरेंटल, यानी कि एक ही पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअल है, और जो दो पेरेंट से हो रहा है, मेल और फीमेल से, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या है, पहले फंगी में क्या क्या होता है, फंगी में मिलियंस ऑफ स्पोर एक साथ में बन जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और यहाँ है मिलियंस ऑफ स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इसके बाद में क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होगा, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। अब बडिंग आप समझ लीजिए, बडिंग में क्या होता है, जिसके मान लीजिए ये हाइड्रा है, कुछ इस तरीके से बना हुआ, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होगा, ये ठीक, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में जब ये अपनी मेच्योरिटी वाली फेज में पहुंचेगा तो फिर इसमें क्या होगा, एक छोटी सी बड बन जाएगी। जब इसमें छोटी सी बड बन जाएगी, ये बड मैच्योर होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, तो फिर ये बड क्या होगी, अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग हो जाएगी और अपने आप को मतलब न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट कर लेगी। तो इस तरीके से हाइड्रा में, और सिमिलरिटी इसी में ही ईस्ट में और हाइड्रा में दोनों में साथ साथ रिप्रोडक्शन होता है, वो भी बडिंग के थ्रू। आप इसको याद रखिएगा कि बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। क्वेश्चन आ जाता है कि बडिंग किस में होती है, तो हमें पता होना चाहिए ईस्ट में बडिंग होती है और हाइड्रा में बडिंग होती है। इसके बाद में प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मीन्स क्या होता है कि रीजनरेशन समझिए, रीजनरेशन क्या होता है, दोबारा से जनरेट करना। लेकिन ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक प्लानेरिया है, ये इस तरीके से प्लानेरिया है, इसके हम कई सारे पीसेस कर दें, यानी कि हम कितने भी इसके पीसेस कर दें तो हर एक पीस से हर एक पीस से इसमें क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जितने भी हम इसके पीस कर देंगे इससे सब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ट्रू रीजनरेशन, यानी कि इसमें इसके हर एक पार्ट में रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है और हर एक पार्ट इसका रीजनरेट कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद में क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली किस में दिखाई देता है, फंगी में और फिलामेंटस एल्गी में। एक ऐसी एल्गी जो फिलामेंटस होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और फंगी में फ्रेगमेंटेशन होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन फंगी में क्या होता है, कई सारे स्पोर एक बार में प्रोड्यूस हो जाते हैं। और बडिंग किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है। प्लानेरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन में होता है।
और फ्रेगमेंटेशन फंगी और फिलामेंटस एल्गी में होता है। इसके बाद में देखिए ये ट्रू रीजनरेशन हाइड्रा में लिखा हुआ है। और इसके अलावा ट्रू, जैसे कि हमने कई बार पढ़ा है कि हमारी जो लीवर सेल होती हैं वो भी रीजनरेट कर जाती हैं, लेकिन वो रीजनरेट कर जाती हैं सिर्फ ह्यूमन के पास, ह्यूमन के लीवर में ही ऐसी पावर होती है जो कि रीजनरेट कर सके। और उसके अलावा और भी ऑर्गन है जिसमें ये पावर होती है रीजनरेशन की, लेकिन ह्यूमन के लीवर है उसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर होती है, लेकिन प्लानेरिया जितनी तो बिल्कुल नहीं होती। प्लानेरिया में एक बहुत ट्रू रीजनरेशन देखा गया है। अब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें कोई भी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब आगे क्या है, ये तो हमने नॉन डिफाइंड फीचर पढ़ लिए। नॉन डिफाइंड में हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ है, और हमने पढ़ा इसमें रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के टाइप, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसको याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, फंगी में क्या होता है, बडिंग किस में होता है, प्लानेरिया में क्या होता है, और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा डिफाइन फीचर की बात कर लेते हैं कि कौन से फीचर है जो एक लिविंग को डिफाइन करते हैं। अब देखिए मेटाबॉलिज्म, एक ऐसा फीचर है जो कि लिविंग को डिफाइन करता है, मेटाबॉलिज्म। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है। जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा 2 टाइप का होता है, यानी कि टोटल टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, यानी कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है, एक बड़ी सी चीज होती है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ये हमारा है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म है, इसका ये कैटाबॉलिज्म है, और एनाबॉलिज्म है, ये सब क्या है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे से मतलब कोई पार्ट होंगे, तो फिर वो क्या होंगे, एनाबॉलिज्म अगर इसमें हो गया तो फिर ये क्या एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरीके से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम है ऑल रिएक्शन का, यानी कि ऑल रिएक्शन को हम मिला दें, मतलब जो एक लिविंग में जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं और हम इन सबको मिला दें तो फिर हम इसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और किसी भी लिविंग में से एक दो रिएक्शन भी ऐसी हैं जो मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। हम इस तरीके से मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा इन विट्रो रिएक्शंस होती हैं टेस्ट ट्यूब में, एंड ह्यूमन रिएक्शन, ह्यूमन में होने वाली और टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शन एकदम सेम होती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में कैपेबल नहीं होते, तो फिर उसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शंस होती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स इस तरीके से चलाए जाते हैं, जिसमें क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में नॉर्मली रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब वाले में जो ह्यूमन में रिएक्शन हो रही है सेम, जैसे कि जो रिएक्शन ह्यूमन में होगी सेम उसी रिएक्शन को लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाया जाता है। तो फिर ये वाली रिएक्शन जो लैब में हो रही है और जो ह्यूमन में हो रही है, दोनों में होने वाली रिएक्शन एकदम सेम होती हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के थ्रू जो रिएक्शन करवाई जाती हैं और ह्यूमन में जो रिएक्शन होती हैं वो एकदम सेम होती हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है जो कि लिविंग को डिफाइन करता है। मेटाबॉलिज्म जिसमें है तो हम कह सकते हैं हाँ ये लिविंग है, ना कि हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेस पे इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। इसके बाद में एक और आता है कॉन्शियसनेस में क्या होता है, ये तो बेस्ट डिफाइंड फीचर है, ये बेस्ट डिफाइंड फीचर है किसी लिविंग को डिफाइन करने के लिए। इसमें क्या है, सेंस का होना और रेस्पॉन्स करना, यानी कि कोई भी एनिमल है या फिर हम लोग अपने एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, जैसे कि फूल को
जैसे समर का सीजन आता है उसको हम सेंस कर सकते हैं, हीट को हम सेंस कर सकते हैं, और भी जितनी भी सेंसिबल चीज़ें हैं हम उसको सेंस कर सकते हैं और हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर, जैसे कि हमने किसी भी गर्म चीज़ पे अपना हाथ रख दिया, मान लीजिए कुछ भी ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी हॉट है, अगर बाई चांस हमारा हाथ इस पे ढक जाता है तो फिर हम रेस्पॉन्स करते हैं ना, जल्दी से हम उस पे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे अंदर ये सेंसेशन होता ही नहीं तो फिर हम ऐसा कभी नहीं कर पाते, हम किसी गर्म चीज़ से अपना हाथ हटा ही नहीं पाते। तो इस तरीके से एक लिविंग का ये फीचर है जो कि उसको अलग बनाता है, सेंस सेंस और उसका रेस्पॉन्स। इसके अलावा स्टिमुलस, स्टिमुलस देना, ये स्टिमुलस को पहचानना। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए स्टिमुलस कह सकते हैं हम क्या, हम अपने रूम में बैठे हुए हैं और मान लीजिए किचन में खाना बन रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, कोई भी किसी भी चीज़ की स्मेल आ रही है, खाना बन रहा है तब, तो फिर हम उसको सेंस कर सकते हैं। तो हम, ये हमारा स्टिमुलस है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। बायोलॉजिकल स्टिमुलस कैसे होते हैं, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू होंगे वो बायोलॉजिकल स्टिमुलस होंगे, अगर कोई किसी केमिकल के थ्रू हो रहे हैं तो फिर वो केमिकल स्टिमुलस हैं, और किसी केमिकल स्टिमुलस में क्या होता है, कोई भी केमिकल के थ्रू होता है तो वो केमिकल स्टिमुलस है। फिजिकल स्टिमुलस में मोस्टली आ जाता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और फोटो पेरियडिज्म है, ये सब चीज़ें फिजिकल स्टिमुलस में आ जाती हैं। तो ये स्टिमुलस हैं। फिजिकल स्टिमुलस में हमारी स्मेल वगैरह को भी हम जैसे लेते हैं, इनहेल करते हैं और हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, आज ये बनना है हमारे किचन में तो हम समझ जाते हैं। तो इस तरीके से ये फिजिकल स्टिमुलस में आता है। इसके बाद में क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होना भी एक लिविंग का फीचर है। हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि ओनली ह्यूमन है जो अवेयर है अपनी चीज़ों को लेकर के, ओनली ह्यूमन आर अवेयर फॉर देम सेल्फ, यानी कि सेंस कॉन्शियसनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर्स है लिविंग को डिफाइन करने के लिए। और कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, ये दो फीचर है जिसमें मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो लिविंग को डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें एक केस है कोमा पेशेंट। मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है, कोई भी ह्यूमन जो कि कोमा में चला गया, तो उस कोमा पेशेंट का क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि हम उसमें कोई भी स्टिमुलस देते रहें, यानी कि उसको किसी भी चीज़ का सेंस आएगा ही नहीं, यानी कि वो सेंसलेस हो जाता है या फिर विदाउट सेंस हो जाता है वो सेंस, उसके अंदर कोई सेंस बाकी बचता नहीं है। तो एक कोमा पेशेंट इसका क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन है, जो कि कहे बता सकते हैं, जो लिविंग को नॉन डिफाइन करता है। अब आगे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या है, एनसीईआरटी का अगर हम डेटा देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड कर ली गई हैं, यानी कि 1.7, आप डेटा याद रखिएगा, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि हमारी आइडेंटिफाइड कर ली गई हैं अब तक। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा स्पीसीज, अगर हम ये देखते हैं कि स्पीसीज अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज कर रही हैं तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगी। जब स्पीसीज इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगी, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसके अलावा जब बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी तो फिर न्यू एरिया भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीसीज बढ़ती जा रही है, फिर डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, तो इसी तरीके से न्यू एरिया भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या होती है,
तो एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स की इसमें हायरार्की होती है, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप इसमें चलते जाएंगे। तो ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर आता है। ये क्या है, दिस कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, यानी कि ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज पे बेस्ड होती है, मॉर्फोलॉजी पे ये बेस्ड नहीं है। आगे है सिमिलैरिटी डिक्रीज होंगी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा क्या आता है, किंगडम, उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या आती है, स्पीसीज। जैसे कि हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो फिर हमारी सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी, यानी कि कई सारे एक किंगडम में कई सारी स्पीसीज आ सकती हैं, लेकिन एक स्पीसीज में कई किंगडम तो आएंगे नहीं। एक स्पीसीज यानी कि उसकी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन बताती है। इसके बाद है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी को किस तरीके से हमने सिस्टमाइज कर रखा है, देखते हैं। बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी स्टैंडर्ड्स, यानी कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले करेक्टराइजेशन होगा, फिर होगा इसमें आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हमें करेक्टर उसका पता लगाना होगा कि मान लीजिए हमें कोई भी स्पीसीज मिली है, कोई भी हमने न्यू स्पीसीज हमने फाउंड की है, पहले हमें पता लगाना होगा कि इसका करेक्टर कैसा है। उसके बाद में हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद में हमें क्लासिफिकेशन करना होगा, उसके बाद हमें नॉमेनक्लेचर उसका करना होगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला करेक्टराइजेशन आएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। आगे है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, ये कैरोलस लीनियस ने हमें दिया है। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बताया है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली कोई मैंगो की अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों के हिसाब से अगर हम बात करेंगे या फिर हम अलग अलग शहरों में ही देख लें तो मैंगो को कहीं मैंगो कहा जाएगा, कहीं आम कहा जाएगा, और अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जिसकी कोई भी दाल है, किसी शहर में कुछ और बोला जा रहा है, किसी शहर में कुछ और बोला जा रहा है। तो ये लोकल नेम्स अपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग रख लिए गए हैं, जो कि जिस तरीके से समझ सके वो उस तरीके से समझ सकता है। लेकिन कैरोलस लीनियस ने जो हमें तरीका बताया कि किसी भी चीज़ को नॉमेनक्लेचर का, तो फिर वो हमारा पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। जैसे कि एक मैंगो है, मैंगो का इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक नेम दिया है, हर एक चीज़ को साइंटिफिक नेम दिया है, हर एक लिविंग को दिया है। लेकिन ये जैसे मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, इस तरीके से, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग तो बोल सकते हैं इसको, मैंगो को मैंगो बोल लें, आम बोल लें, या फिर अपने तरीके से और भी कुछ बोल लें। लेकिन जब ये साइंटिफिकली बोला जाएगा या फिर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो फिर हम इसको मैंगो नहीं कहेंगे, इसको हम हमेशा इसके साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। और यहाँ पर हमने LINN लिखा है, इसका मीन्स है कि ये कैरोलस लीनियस ने इसका नेम दिया है। कैरोलस लीनियस ने जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर निकाला है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे लीनियस नाम लिखा हुआ है। मैंजीफेरा क्या है, किसी भी चीज़ है, कोई भी लिविंग है, उसका ये जीनस को डिफाइन कर रहा है, उसके जेनेरिक को डिफाइन कर रहा है। इंडिका क्या है, उसकी स्पीसीज को या फिर स्पीसीज को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद में क्या है, ड्राइव इन लैटिन लैंग्वेज, यानी कि जो भी हमारे नॉमेनक्लेचर लिए जाएंगे वो ऑलवेज लैटिन लैंग्वेज में लिए जाएंगे। इसको हम लैटिन लैंग्वेज में यूज़ करेंगे और इसको हम हमेशा इटैलिक में लिखेंगे। इटैलिक एक स्टाइल है किसी भी उसको लिखने का, टेक्स्ट को, तो हम उसको इटैलिक में लिखेंगे। लैटिन लैंग्वेज इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना है, कोई भी चेंजेस नहीं आना है, कोई भी न्यू चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। इस वजह से हम सारे नेम इसमें लेते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन कि हम अब हम इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये हम हमेशा करते हैं स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक। तो ये हमारी स्पीसीज है, जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन, स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद में स्पीसीज के जस्ट बाद आता है जीनस।
फिर आता है फैमिली, फिर ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में फाइलम नहीं लिखते, उसमें डिवीजन लिखते हैं। और स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। किंगडम एक बिगेस्ट कैटेगरी है, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें ये कवर हो जाती हैं। और स्पीसीज है एक बेसिक कैटेगरी, जो कि एक इंडिविजुअल वेरी करती है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल की ये अलग ही होगी, स्पेसिफिक ही होती है ये। अब ये ऑर्डर है, स्पीसीज के बाद जीनस है, जीनस के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद फाइलम या फिर डिवीजन है, और इसके बाद में किंगडम है। आपको इसे एज इट इज याद करना है, इसमें आपको एक भी ऑर्डर ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, एक भी चीज़ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और ये हमेशा क्वेश्चन में, जैसे कंपटीशन लेवल में या फिर नीट एग्जाम में, ये हमेशा पूछा जाता है कि इसका टैक्सोनॉमी किस फॉर्म में लिखी जाती है, या फिर टैक्सोनॉमी का ऑर्डर बताइए। तो फिर पहले स्पीसीज आएगा, तो उसके बाद में जीनस आएगा, उसके बाद में फैमिली आएगा, आप इसको याद कर लीजिए हाल। इसके बाद में ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद में हमारा आएगा क्लास, क्लास के बाद आएगा फाइलम। अगर फाइलम एनिमल है तो उसमें फाइलम आएगा, अगर प्लांट है तो उसमें डिवीजन आएगा। इसके बाद में किंगडम आएगा, जो कि हमारी बिगेस्ट कैटेगरी है, किसी भी क्लासिफिकेशन की बिगेस्ट कैटेगरी है। अब है द फर्स्ट वर्ड, यही है। इसके बाद में टैक्सोनॉमिक नेम को किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। द फर्स्ट वर्ड हमारा डिनोट करता है जीनस को, जैसे मैंने यहाँ बताया था मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें फर्स्ट वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट वर्ड कर रहा है जीनस को, मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ। उसके बाद में सेकंड वर्ड इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीसीज का नेम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वर्ड शो कर रहा है जीनस को, और सेकंड करता है स्पीसीज को। फर्स्ट वर्ड हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा। इस पे भी हमेशा कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में नॉर्मली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब मैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका ही है, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको क्या करेंगे, किसी भी एग्जाम में कभी एम स्मॉल बना देंगे, कभी एम कैपिटल बनाएंगे और आई भी कैपिटल बना देंगे। लेकिन नहीं, हमें ना स्मॉल एम चाहिए ना कैपिटल आई चाहिए, हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है। जो हम पहला लेटर लिखेंगे जीनस का, ये ऑलवेज कैपिटल ही होगा, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमारा हमेशा स्मॉल होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज ऑलवेज, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके बाद में स्पीसीज का है, स्पीसीज हमेशा स्टार्ट, इसको लिखते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से, इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद में बोथ वर्ड हैं इन द बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन, अगर हमें ये लिखना है अपने हाथ से बायोलॉजिकल नेम किसी भी चीज़ का लिखना है, जैसे मैंने मैंजीफेरा इंडिका लिखा, तो फिर यहाँ पर मैंने इसमें अंडरलाइन की है नीचे। तो हम कभी भी इन वर्ड्स को लिखेंगे, तो जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे कि दो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं, तो फिर हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और अगर हमें इसका प्रिंट निकलवाना है, तो प्रिंट हमारा निकल के आएगा इसको इटैलिक फॉर्म में, इसका प्रिंट हमेशा इटैलिक फॉर्म में निकल के आएगा। अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो फिर हमें इसके नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। देन न्यू पेज, चलिए अब इसकी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई थी टैक्सोनॉमी, अब इसका ये देख लेते हैं अलग अलग तरीके से। जिसकी एक स्पीसीज है जो कि सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी कैटेगरी की, तो स्पीसीज में क्या आएगा, जिसकी टिग्रिस है, टिग्रिस किसकी स्पीसीज है, टाइगर की। लियो है, लियो लाइन की स्पीसीज है। पारडस है, पारडस लियोपार्ड की स्पीसीज है। तो ये तीनों
तीनों जो हैं ये अलग स्पीसीज है, यानी कि टाइगर की है ये सिर्फ, इसमें लॉइन नहीं आ सकता कभी भी। लियू है ये लॉइन की है, पाल्डस है ये लेपर्ड की है। इसमें कभी भी तीनों चीज आप आपस में मिलकर के कभी भी ये नहीं आ सकती, लेकिन ये हमारे एक जीनस से बिलोंग कर सकते हैं। ये इनकी स्पीसीज तीनों की अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों टाइगर, लायन और लियोपार्ड ये तीनों हमारे एक ही चीज से आकर के बिलोंग करते हैं, यानी कि जो है हमारा पैंथरा। पैंथरा क्या है? पैंथरा इन तीनों का जीनस है। अगर हम टाइगर का नाम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पैंथरा टिग्रिस। अगर हम लायन का नेम लिखना चाहें, साइंटिफिक नेम, तो फिर हम इसको लिखेंगे पैंथरा लायन। अगर हम पार्डस का नेम लिखना चाहें तो फिर हम लिखेंगे पैंथरा लियोपार्ड, पैंथरा पार्डस, सॉरी, लियोपार्ड का अगर नाम लिखना चाहें तो पैंथरा लियोपार्ड, यानी कि ये साइंटिफिक नेम है हमारा, और जो स्पीसीज है ये भी साइंटिफिक है, ये भी साइंटिफिक है। फिर मैंने इसको हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, तो स्मॉल लेटर में स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से यूज किया जाता है। इसके बाद में ये है मेलनजेन है। मेलनजेन ब्रिंजल की स्पीसीज है। नाइग्राम है, नाइग्राम ब्लैक नाइट शार्प की स्पीसीज है। और ट्यूबरोसम है, ट्यूबरोसम पोटैटो की स्पीसीज है। तो फिर ये आकर के तीनों चीज़ें, ये तीनों स्पीसीज एक ही जीनस से मिल रही हैं, यानी कि सोलेनम। अगर हम ब्रिंजल की लिखना चाहें साइंटिफिक नेम, तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसकी लिखना चाहें तो फिर हम लिख सकते हैं मेलेंजेन सोलेनम। और हम इसकी लिखना चाहें पोटैटो की, तो हम पोटैटो की लिखेंगे ट्यूबरोसम सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी कि पहले हमारा जीनस का नेम आएगा, फिर हमारा स्पीसीज का नेम आएगा। तो जीनस का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो इस तरीके से हम पोटैटो का नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब जीनस की बात कर लें तो जीनस वही है कि जीनस के अंदर स्पीसीज आती हैं। जीनस तो हम लिख लेंगे पैंथरा, और प्लांट में ये जीनस है सोलेनम, तो इस तरीके से जीनस हमारा हो गया। जीनस यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पीसीज तो हर किसी के अलग अलग है, लेकिन जीनस तीनों का एक ही हो सकता है। जीनस दो चीज का या फिर तीन चीज का एक ही जीनस हो सकता है। 2, 3, 4 स्पीसीज हमारी एक ही जीनस से बिलोंग कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हर एक स्पीसीज अपने आप में इंडिविजुअल होगी। इसके बाद फैमिलीज के बारे में बात करें तो फैमिली ये है फिलिडी है, और यहाँ पे कैनेडी है, होमोनिडी है एंड मस्केडी है। तो फिर इसमें क्या है, फिलिडी किसकी फैमिली है? कैट की फैमिली है। कैनेडी डॉग की फैमिली है। होमिनिडी ह्यूमन बीइंग की फैमिली है। और मस्केडी इसमें क्या है? हाउस फ्लाई की फैमिली है। इसके बाद में प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में लिलिएसी है, जिसमें लिलियम आ जाएगा, कॉल्सिशिकम आ जाएगा। इसके बाद में फैबेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है। तो इस तरीके से अलग अलग फैमिलीज हैं। पोएसी फैमिली में जैसे सोलेनम आ गया। सोलेनम क्या है? जीनस है। किसका जीनस है? ब्रिंजल का भी यही है जीनस, ब्रिंजल का, पोटैटो का, ये जीनस है। और इसके बाद में धतूरा की भी यही फैमिली है, और पिटूनिया की भी सोलेनम है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस नीट में और हमारी एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल दिए हैं, और नीट में अक्सर कर ये पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में लिलियम है, लिलिएसी फैमिली है, इससे बिलोंग करता है। और ये कॉल्चिसिकम है, ये भी लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कॉल्चिसिकम किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये लिलिएसी से बिलोंग करता है। इसके बाद में क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है, रोडेंशिया है, कार्निवोरा है, ये ऑर्डर है। रोडेंशिया, प्राइमेटा और कार्निवोरा ये हमारे ऑर्डर हैं। कार्निवोरा की हम बात करें तो कार्निवोरा क्या अलग है, जैसे कि कैनेडी है और फिलिएटी है। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। फिलिएटी तो कैट की फैमिली है और कैनेडी डॉग की फैमिली है। तो ये फैमिली आगे जाके इस ऑर्डर से बिलोंग कर रही है, यानी कि कार्निवोरा ऑर्डर से बिलोंग कर रही है। तो इस तरीके से अभी मैं आपको नीचे जाकर के एक सीक्वेंस और बताने वाली हूँ। इसके बाद में आप देख लीजिए, सेपिनडेल है। सेपिनडेल्स किसका ऑर्डर है? वीट का ऑर्डर है। पोलस किसका ऑर्डर है? मैंगो का ऑर्डर है। और पॉलीमोनियल्स किसका है? बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर। पॉलीमोनियल्स में क्या आएगा? कॉन्वोल्वुलेसी, और आएगा इसमें सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है? पोटैटो का है ऑर्डर, और कन्वोल्वुलेसी स्वीट पी का ऑर्डर है। इसके बाद क्लास आएगा। क्लास में क्या है? मैमेलिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया।
ये क्लास है, ये मैमेलिया एक क्लास है, एम्फीबिया एक क्लास है, रेप्टिलिया एक क्लास है। और प्लांट्स में बात करें तो मोनोकोटाइलिटनी ये क्लास है, कोटाइलिटनी ये क्लास है, और टॉरिप्सिडा ये अलग क्लास है, लाइकोप्सिडा ये अलग क्लास है, और यहाँ पे है क्लोरोफाइसी ये भी एक क्लास है। तो ये प्लांट्स के हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये प्लांट्स के हैं, और ये हैं हमारे एनिमल्स के, मैमेलिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया ये मैमल्स के हैं। इसके बाद में फाइलम की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा ये एक फाइलम है, इसके अंदर क्या आएगा, मैमेलिया भी आएगा, एम्फीबिया भी आएगा, रेप्टिलिया भी आएगा और एप्स भी आएगा। इसके बाद में डिवीजन है, डिवीजन में क्या है, एंजियोस्पर्मी एक डिवीजन है, इसमें क्या आएगा, मोनोकोटाइलिटनी और डाइकोटाइलिटनी ये इसका इस डिवीजन के अंदर आएंगी। फिर सबसे बड़ा है किंगडम, जैसे किंगडम मोनेरा हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम फंगी है। तो ये 5 किंगडम है जो कि विटेकर ने दिए थे, पर हमें इसके बारे में आगे बात करनी है। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि किंगडम में क्या आता है, फाइलम में क्या आता है। अब देखिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था स्पीसीज, अगर किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, ये किंगडम है, किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो किंगडम में से हमारी कई सारी ब्रांच निकल के आती हैं, कई सारी हमारी ब्रांच निकल के आएंगे, यानी कि ये किंगडम है, ये सबसे बड़ा है, ये बिगेस्ट कैटेगरी है। और एक स्पीसीज है, स्पीसीज क्या है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, ये सबसे लोवेस्ट है, यानी ये सबसे स्मॉल भी है। इसमें क्या होगा, किंगडम है, इसमें कई सारे हमारे पहले तो फाइलम आ जाएंगे, बहुत सारे फाइलम एक किंगडम से बिलोंग कर जाएंगे। अब इसके बाद में फाइलम के बाद में क्या आएगा, फाइलम के बाद में क्लास आएगा। तो फिर कई सारे क्लास एक ही फाइलम से बिलोंग कर जाएंगे, यानी कि ये क्लास है, मान लो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 2 एंड 3, तो फिर ये हमारे एक ही फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरीके से इसमें एरो बना लेते हैं। इसके बाद में फाइलम 1 है, फाइलम 2 है, फाइलम 3, फाइलम 4 और फाइलम 5, 4 5 ये जितने भी फाइलम्स हैं हमारे, ये एक किंगडम से हमारे बिलोंग कर जाएंगे। इसके बाद में क्या है, ये क्लास है, क्लास के बाद क्या आएगा, ऑर्डर। इसी तरीके से कई सारे ऑर्डर सिर्फ एक ही क्लास से बिलोंग कर जाएंगे। फिर इसके बाद में जीनस की बात करें हम, कई सारे जीनस एक ही क्लास से हमारे बिलोंग कर जाएंगे। इसी तरीके से कई सारी स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग कर जाएंगी। अगर इसको हम अच्छे से चार्ट बना के देखें तो फिर एक किंगडम में से देखिए फाइलम है कई, जैसे यहाँ पे मैंने 5 फाइलम लिखा होगा, तो 5 फाइलम एक ही किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 क्लास एक फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, ये ऑर्डर है। यहाँ पे 3 ऑर्डर एक ही उससे बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे जीनस है, जीनस एक ही ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है, और स्पीसीज कई सारी एक ही जीनस से बिलोंग कर रही हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, देखिए ये स्पीसीज हैं, ये टिग्रिस है, लियो है और पार्डस है, ये सब स्पीसीज हैं। ये टिग्रिस स्पीसीज है, लियो एक स्पीसीज है और पार्डस एक स्पीसीज है। ये क्या है, ये नीचे आकर के ना एक ही जीनस से बिलोंग कर रही है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने स्पीसीज का आपको बताया था, ये स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कई सारी स्पीसीज हैं, 1 2 3 स्पीसीज हैं एक ही जीनस से बिलोंग कर रही है। यहाँ पे भी 2 स्पीसीज लिखी हैं, ये हमारी किससे बिलोंग कर रही हैं, एक ही जीनस से बिलोंग कर रही हैं। ये फैमिलीज हैं अलग अलग, जैसे फेलिडी है, कैनिडी है, होमिनिडी है, मस्केडी है, ये भी फैमिलीज अगर हम देखें तो नीचे आकर के ये हमारी एक ही क्लास से बिलोंग करेंगी। तो जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो फिर हमारी सिमिलैरिटीज घटती चली जाएगी, क्योंकि ये एक स्पीसीज है, यानी कि हम इस टिग्रिस लिख रहे हैं,
टिग्रिस एक स्पीसीज है, तो ये टिग्रिस है, ये सिर्फ टिग्रिस के फीचर्स बताएगी। यानी कि टिग्रिस किसका नाम है? टाइगर का। सिर्फ ये टाइगर को ही डिफाइन करेगी, मतलब इसका कोई भी फीचर ऐसा नहीं होगा जो कि लायन को डिफाइन कर दे या फिर लियोपार्ड को डिफाइन कर दे, ऐसा नहीं होगा, ये इसी को ही डिफाइन करेगी। अगर हम बात कर लें कि जीनस की, जीनस इसका क्या था? जीनस था इसका पैंथेरा। लेकिन पैंथेरा को जब हम डिफाइन करेंगे तो फिर ये इसका फीचर भी बताएगा, ये लियो का फीचर भी बताएगा और ये हमारा पारडस का भी फीचर बताएगा। तो इस तरीके से एक उसके अंदर कई सारे वो तो आ सकते हैं, लेकिन स्पीसीज के अंदर एक स्पीसीज इंडिविजुअली होती है, ये अलग ही होती है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इसका टैक्सोनॉमिक किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आप इसकी क्लासिफिकेशन को एज इट इज याद कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें अब यह एनसीईआरटी का कुछ डेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ICBN है, ICBN का क्या मतलब है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, कभी इसमें इंटरनल लिखा होता है, कभी इसमें इंटरनेशनल लिखा हुआ होता है, तो मतलब अलग तरीके से लिखा हुआ होगा, कुछ वर्ड भी मिस कर देते हैं, लेकिन हमें याद रखना है ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बी ये डिफाइन कर रहा है बॉटनिकल, यहाँ पे Z डिफाइन कर रहा है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों सेम है, लेकिन आप इसकी स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में ICNB है, ये है इंटरनेशनल, सेम ही है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया के लिए इस तरीके से बी हमारा लास्ट में बना होगा। इसमें बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होगा तो बी इसका मिड में बना होगा, और बैक्टीरिया के लिए लिखा है तो फिर ये हमारा बी लास्ट में बना होगा। इसके बाद में ICVN है, ICVN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। ये V है जो डिफाइन कर रहा है वायरस को, वायरस का क्लासिफिकेशन के लिए। इसके बाद में ICNCP, इसमें क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, यानी कि इसमें उन प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है जिसको कल्टीवेट करना होता है, या फिर फर्दर कभी कल्टीवेट किया जाएगा, या फिर क्या किया गया होगा कभी पास्ट में, तो वो जो कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं उनका नोमेनक्लेचर इसके अंदर आता है। फिर आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर। ये तीन नोमेनक्लेचर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन की एंड कंजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है? तो प्रिजर्वेशन में हमेशा कोई भी हमारा डेड होगा हम उसको ही प्रिजर्व करेंगे, और कंजर्वेशन हमेशा लिविंग का होता है। प्रिजर्वेशन आप याद रखिएगा, प्रिजर्वेशन डेड का होता है और कंजर्वेशन लिविंग का होता है। इसके बाद में क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व जैसे डेड चीज़ का हम किसी तरीके से प्रिजर्व करना होगा, तो इसमें क्या होगा? हर्बेरियम के अंदर ये क्या करता है? एक्ट एज क्विक रेफरल सिस्टम। ये हमें ये एक सिस्टम देता है जिसमें क्या है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, जो किसी भी चीज़ की मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है। नेशनल सिस्टम है जो कि किसने दिया है? बेंथम एंड हूकर ने दिया है ये सिस्टम। इसके बाद क्या है? एक हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम के अंदर जाएंगे हम तो हर्बेरियम शीट हमें मिलेगी, जो कई सारी शीट्स लगी होती हैं फाइल्स में, जिसमें हमेशा मेंशन किया होता है। यहाँ पे ये आप ये याद रखिएगा, इसकी लंबाई में 16.5 होता है और इसकी चौड़ाई में 11.5 इंच में होता है। ये इंच यूनिट भी आपको याद रखनी है और इसकी चौड़ाई और लंबाई भी याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम बनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये लेफ्ट साइड पे बना होता है कॉलम। इसमें क्या होगा? सबसे पहले डेट मेंशन होगी, प्लेस मेंशन होगा, कलेक्टर का नेम, जैसे कि अगर हमने कोई स्पीसीज सर्च की है, कोई भी हमें चलते फिरते मान लो कोई भी स्पीसीज पड़ी हुई मिल गई, अगर हमने उसको उठाया
तो मान लो हम साइंटिस्ट हैं, अगर हम इसको हर्बेरियम में लेकर के गए तो फिर हमें उसको बताना होगा कि किस डेट में हमने इसको कलेक्ट किया है, किस प्लेस से कलेक्ट किया है, और हमारा नाम क्या है, जिसने भी कलेक्ट किया उसका नेम क्या है, और फिर उसका रिलीजियस यानी कि लोकल नेम क्या है, इसके बाद में उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पे हमें नंबर वाइज इस तरीके से मेंशन करना होता है। इसके बाद में क्या है हर्बेरियम। हर्बेरियम की शीट तो हमने देख ही लिया कि 16, 16.5 और 11.5 की होती है इंच में। और इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमें स्पीसीज मिली उसको हमें यहाँ पे स्टिक करना होता है, चिपकाना होता है, और साइड में कॉलम बना करके इसकी ये डिटेल लिखनी होती है। इसमें क्या होगा, हमें पहले क्या करना होगा, उस भी स्पीसीज को हमें ड्राई करना होगा, उसको प्रेस्ड करना होगा, उसके बाद में उसको प्रिजर्व करना होगा। अब क्या है, स्पेसिमेन ऑन शीट यानी कि उस शीट पर इसका स्पेसिमेन बनाना होगा, यानी कि इसको स्टिक करना होगा अच्छी तरीके से। फिर इसकी रिपोजिटरी तैयार करनी होगी। उसके बाद में क्विक रेफरल, इसी तरीके से क्विक रेफरल सिस्टम है, यानी कि कुछ भी चीज़ अगर हमारी इस पर लगी हुई होगी और डेट प्लेस ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी तो फिर हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी चीज़ किस में है। अब बोटेनिकल गार्डन का देख लीजिएगा कि एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन है जो कि कहाँ पर है, क्यू में है। सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है क्यू में, जिस नाम से आता है वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन नेम से आता है। इसके बाद में ये एक बोटेनिकल गार्डन है IBG नाम से, एक है NBRI नाम से जो लखनऊ में प्रेजेंट है, लखनऊ में है। नेम एंड फैमिली, इसके अंदर हमारा बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो भी चीज़ होगी तो उसका नेम मेंशन होगा, उसकी फैमिली मेंशन होगी किस फैमिली से है। और बोटेनिकल गार्डन एक कंजर्वेशन है जो कि सेतु कंजर्वेशन है, एक सेतु कंजर्वेशन में आता है बोटेनिकल गार्डन। ये एक सेतु कंजर्वेशन है, EX सेतु कंजर्वेशन। इसके बाद में म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम में हम क्या चीज़, इसको हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट को प्रिजर्व करने की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, पहले तो हम इंसेक्ट को किल कर देते हैं, फिर जब किल हो जाता है यानी कि मार देते हैं उसको, फिर हम उसको प्रेस वगैरह करते हैं, फिर उसको पिनिंग करते हैं, फिर उसको स्टफ किया जाता है उस हर्बेरियम शीट के ऊपर। या फिर म्यूजियम में हम ऐसे भी बिना हर्बेरियम शीट के भी इसको स्टफ कर सकते हैं और इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर कोई लार्ज एनिमल है उसको म्यूजियम में प्रिजर्व करना है, जैसे बहुत सारे स्केलेटन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो लार्ज एनिमल का हमेशा स्केलेटन लिया जाएगा, एनिमल नहीं लेंगे डायरेक्ट, उसका स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, वो ड्राई होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में के अंदर डाल के रखे जाते हैं। इसके बाद में क्या है, एनिमल्स के भी स्केलेटन होते हैं, और एनिमल्स के स्केलेटन होते हैं उसके अंदर, और ह्यूमन वगैरह के भी स्केलेटन कभी कभी देखने को मिलते हैं। इसके बाद है की एक इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर पे ये बेस्ड होती है, यानी कि हमें कंट्रास्ट मिलाना होता है इसमें। की में क्या होता है, कपलेट प्रेजेंट होता है, यानी कि कपलेट यानी कि एक जोड़ा प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, एक तो सिलेक्टेड होता है और एक रिजेक्टेड होता है। जो हमारा जो रिजेक्ट हो गया तो उसको अलग कर दिया जाता है, और जो सिलेक्ट हो गया, जो एक्सेप्टेड है, उसको हम आगे लेकर के चलते हैं। तो फिर ये हमारा क्या है, कपलेट एक प्रोसेस होती है, कपलेट के थ्रू ये आगे बढ़ाया जाता है। जो इसमें जो एक्सेप्टेबल होता है उसको हम लीड कहते हैं, जो हमारी एनालिटिकल होती है, और 1 की फॉर 1 टेक्सा, कोई भी एक की एक टेक्सा के लिए होती है, 1 की फॉर 1 टेक्सा, यानी कि एक टेक्सा के लिए एक की ही होगी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, 1 की फॉर 1 टेक्सा। इसी के साथ ये हमारा हाँ, एक टॉपिक और है क्या इसमें, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है, ये हमारा एक्सेथु कंजर्वेशन है। हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जूलॉजिकल पार्क क्या है, तो आप याद रखिएगा जूलॉजिकल पार्क एक एक्सेथु कंजर्वेशन है, एक्सेथु कंजर्वेशन ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये फुल चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इसकी डिटेल बता दी है, और आप इसमें से अपना पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी भी एंट्रेंस के लिए नहीं, नीट एंट्रेंस के लिए
काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है और इसी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इसी से आएगा। आपको क्या करना है, लास्ट में एनसीईआरटी को रीड करना है, कई बार आपको एनसीईआरटी रीड करना है और आपको रेफरेंस यहाँ से ले लेना है और ये नोट्स आप कर लीजिएगा, या तो अपने हाथ से नोट कर लीजिए या पीडीएफ ले लीजिए। तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं, यानी कि इसमें हर एक चीज़ मेंशन है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं और एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। वैसे इस चैप्टर में एनसीईआरटीज़ की एकदम लाइन टू लाइन तो नहीं आती है, इसमें इसी तरीके से जिसकी स्पीसीज़ है इस चैप्टर से काफ़ी पूछा जाता है इस पेज से। आप ये पूरा पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें ये स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और ये सारी चीज़ मेंशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में ये तो बेसिक है, बेसिक में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कौन सा फीचर इसका डिफाइन है, कौन सा नॉन डिफाइन फीचर है। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन आप इसको अपने समझ के लिए कर सकते हैं। और ये ट्रू रीजनरेशन किस में पाया जाता है, ट्रू रीजनरेशन देख लीजिए, ये प्लानेरिया में पाया जाता है। इसके बाद में आप इसको अच्छे से करिएगा।